यूसीसी में संशोधन को धामी कैबिनेट की मंजूरी, पहचान छिपाकर की गई शादी होगी अमान्य, सब रजिस्ट्रार भी सुनेंगे अपील। एंजल चकमा हत्याकांड में फरार यज्ञराज को नेपाल से लाने के लिए सक्रिय प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू। उत्तराखंड मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, प्रधानमंत्री मोदी के शिलान्यास की 18 योजनाएं पूरी, 73 पर चल रहा काम। उत्तराखंड के नंदा देवी नेशनल पार्क में 7वें दिन भी धधक रही जंगल की आग, विभाग की बड़ी चुनौती। केदारनाथ पैदल मार्ग पर खच्चरों के लिए से बनेंगे बायोमास पैलेट, पर्यावरण संरक्षण की नई पहल। उत्तराखंड में मौसम का तेवर सख्त, मैदान में छाया घना कोहरा, पहाड़ों में बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। रुक करते हैं खबरों की ओर। नैनीताल से खबर है, जहां पर पहाड़ों में बरसात और बर्फबारी नहीं होने से सूखी ठंड को लेकर विशेषज्ञ भी अब चिंता व्यक्त कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में 4 महीने से बरसात और बर्फबारी नहीं होने से हर ओर सूखा देखने को मिल रहा है, तो वहीं बारिश बर्फबारी न होने से झील का जलस्तर विगत साल के मुकाबले कम हो गया है। बीते साल 15 जनवरी तक 84 फीट 3 इंच जलस्तर था, जबकि इस साल 15 जनवरी 2026 तक 80 फीट 7.5 इंच जलस्तर पहुंच गया है, जो पिछले साल के मुकाबले कम है। पंद्रह जनवरी 25 माह का 84 फुट 3 इंच रहा है, जो कि इस समय 83 फुट 7.5 इंच है। क्योंकि बारिश ना होने से, क्योंकि पानी यूज तो बराबर हो रहा है, पीने के पानी की लिफ्टिंग हो रही है, तो इसलिए ये कम ही होता है। अगर वर्षा नहीं होती है तो ये गिरता ही रहेगा थोड़ा थोड़ा, जो भी अपना 1.5-2 इंच पर डे हमारे लगभग गिरता है, ये इतना कम रहेगा। अगर वर्षा होती है तो रिकवर हो सकता है। ड्रिंकिंग वाटर है, पीने का पानी है, वो तो लेना ही लेना है, वो तो आपको शहर की जनता के लिए, पूरी पब्लिक के लिए है, तो वो पानी चलता है। लेकिन ऐसा कोई मेंटेन करने का वर्षा के अलावा कोई भी इसमें जरिया नहीं है। देखिए, एक्चुअली क्या है कि नैनीताल में ठंड तो हर साल पड़ती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं हुई है और स्नोफॉल भी नहीं हुआ है, बर्फबारी नहीं हुई है, तो जिसकी वजह से ड्राई कोल्ड हो रहा है नैनीताल में। उसकी वजह से जो हमारे पेशेंट हैं, जो पहले से सांस के मरीज हैं, सीओपीडी के, अस्थमा के, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसके साथ साथ छोटे बच्चों में भी फीवर, कफ और कोल्ड जैसी दिक्कत आ रही है। तो इससे बचने के लिए सबसे पहले तो आपको ठंड से बचना पड़ेगा, है ना। और सुबह और शाम को जो लोग वॉक करते हैं, वो दिन में, दोपहर में, धूप में वॉक करें। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने रखी है। और शीतकाल का समय चल रहा है, लेकिन लगातार 4 महीने से कोई बारिश नहीं हुई है, बर्फ़ नहीं है, ओस भी कम है। तो जो हमारा जो ठंडा हो रहा है वो ड्राई सीजन के रूप में, जिसमें कोई मॉइस्चर नहीं है, वो इस तरह का ठंडा इस बार देखने को मिला है। कोई बर्फ़ों का नामो निशान नहीं है, कोई पानी का निशान नहीं दिखाई दे रहा है। तो सूखी ठंड के कारण लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और साथ ही जो हमारे जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। प्रदूषित होने के साथ साथ जो कोहरा है वो आप देख रहे हैं कि पहाड़ों की तरफ भी अब बढ़ने लगा है। और साथ में जो हमारे जो जंगल हैं, जो गांव के जंगल हैं, जो पहाड़ के जंगल हैं, वो जल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मॉइस्चर न होने के कारण आग आसानी से लग जा रही है, जिससे पूरी जो जैव विविधता का सिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है। खबर हरिद्वार से, जहां पर महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आई हर्षा रशारिया को लेकर एक बार फिर काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप का तीखा बयान सामने आया है। धर्म छोड़ने से जुड़े वायरल दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा, सनातन धर्म कोई ट्रेंड नहीं है जिसे सुविधा के अनुसार अपनाया या छोड़ा जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, सनातन धर्म किसी बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, जिसे मन हुआ तो अपना लिया, मन बदला तो छोड़ दिया। स्वामी आनंद स्वरूप ने आरोप लगाया कि महाकुंभ जैसे पावन आयोजन में सनातन धर्म का सहारा केवल सोशल मीडिया पर पहचान और लाइमलाइट पाने के उद्देश्य से लिया गया। उन्होंने कहा कि वो पहले ही आगाह कर चुके थे कि धर्म का उपयोग रील और प्रसिद्धि के लिए किया जा रहा है। अब जब उद्देश्य पूरा हो गया तो सनातन छोड़ने जैसी बातें भी सामने आ रही हैं। धारण करने के बाद अब छोड़ ही नहीं सकते। समस्त विभाग जैसे वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उप जिलाधिकारी, मेडिकल विभाग, सभी लोग उपस्थित थे और इस मीटिंग में जो है समस्त बिंदुओं को कवर कर लिया गया। वन विभाग
अपना कंट्रोल बर्निंग का प्रगति, अपनी तैयारियों की प्रगति जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और जिलाधिकारी द्वारा इस मीटिंग के माध्यम से समस्त विभागों को फॉरेस्ट फायर के चलते अलर्ट मोड पर रहने निर्देशित किया गया है। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में जो हमारी कमेटी है उसको लेकर पहली बैठक की गई थी। ये हमने देखा है कि पहाड़ी जनपदों में वनाग्नि की घटनाएं शुरू हो गई हैं। उसी को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में भी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारे चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियाँ हैं और राजा जी से लगा हुआ जो जंगल है, वहाँ पर पूर्व में जो फायर के इंसिडेंट्स हुए थे उसको देखते हुए SOP बनाया गया है और फायर डिपार्टमेंट को, राजस्व विभाग को और वन विभाग को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो लगातार वहाँ पर निगरानी करें। खबर हरिद्वार से है, जहां पर बढ़ते वनाग्नि के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में आयोजित जिला वनाग्नि सुरक्षा समिति की बैठक में चंडी देवी और मनसा देवी मंदिर क्षेत्र को लेकर विशेष निर्देश जारी किए गए हैं। डीएम ने साफ कहा कि इन संवेदनशील धार्मिक क्षेत्रों में किसी की भी वनाग्नि की घटना पर तत्काल नियंत्रण हो, इसके लिए निरंतर निगरानी सुनिश्चित की जाए। बैठक में प्रभागीय वनाधिकारी को निर्देश दिए गए कि मंदिर समितियों को फायर सेफ्टी की विधिवत ट्रेनिंग दी जाए, उन्हें आवश्यक अग्निशमन उपकरणों की सूची भी उपलब्ध कराई जाए। समस्त विभाग जैसे वन विभाग, पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, उप जिलाधिकारी, मेडिकल विभाग सभी लोग उपस्थित थे और इस मीटिंग में जो है समस्त बिंदुओं को कवर कर लिया गया। वन विभाग द्वारा अपना कंट्रोल बर्निंग का प्रगति, अपनी तैयारियों की प्रगति जो है वो जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और जिलाधिकारी द्वारा इस मीटिंग के माध्यम से समस्त विभागों को फॉरेस्ट फायर के चलते अलर्ट मोड पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है। देखिए जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की फॉरेस्ट फायर कंट्रोल में जो हमारी कमेटी है उसको लेकर पहली बैठक की गई थी। हमने देखा है कि पहाड़ी जनपदों में वनाग्नि की घटनाएं शुरू हो गई हैं। उसी को देखते हुए हमारे डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में भी जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, जो हमारे चंडी देवी मंदिर और मनसा देवी मंदिर की जो पहाड़ियाँ हैं और राजा जी से लगा हुआ जो जंगल है, वहाँ पर पूर्व में जो फायर के इंसिडेंट्स हुए थे उसको देखते हुए SOP बनाया गया है और फायर डिपार्टमेंट को, राजस्व विभाग को और वन विभाग को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि वो लगातार वहाँ पर निगरानी करें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। खबर हरिद्वार से, जहां महाकुंभ के दौरान सुर्खियों में आई हर्षाचार्या को लेकर एक बार फिर से काली सेना प्रमुख स्वामी आनंद स्वरूप का तीखा बयान सामने आया है। धर्म छोड़ने से जुड़े वायरल दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी आनंद स्वरूप ने कहा कि सनातन धर्म कोई ट्रेंड नहीं है जिसे सुविधा के अनुसार अपनाया छोड़ा जाए। साफ शब्दों में कहा कि सनातन किसी बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, जिसे मन हुआ तो अपना लिया और मन बदला तो छोड़ दिया। इसके अलावा भी स्वामी आनंद स्वरूप ने हर्षाचार्या के इस बयान को लेकर बड़ी बातें कही हैं। वैसे वो सन्यासी थी नहीं, इसलिए कि सन्यास तो धारण करने के बाद आप छोड़ ही नहीं सकते, आप पतित नहीं बन सकते। खबर है हरिद्वार से, जहां पर शहर से लेकर देहात तक घने कोहरे ने एक बार फिर से जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित किया है। शुक्रवार सुबह होते ही कोहरे की मोटी चादर छा गई और आपको बता दें कि गतिविधियां ठप हो गई। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम होने के कारण लोग घरों में ही कैद रहने को मजबूर हो गए। मुख्य मार्गों से लेकर ग्रामीण सड़कों तक वाहनों की रफ्तार काफी धीमी रही। कई स्थानों पर ट्रैफिक रेंगता हुआ दिखाई दिया है। और अगली खबर आपको देहरादून से बताते हैं। इस बीच बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख करेंगे। पुलिस मुख्यालय पर कांग्रेस का घेराव, अहम जानकारी आपको हम बता दें।
खबर है काशीपुर से, जहां पर उत्तराखंड के काशीपुर में सुखवंत सिंह सुसाइड केस अब पूरी तरीके से वीडियो वॉर में तब्दील हो चुका है, जहां एक मौत के बाद संगीन आरोपों और प्रतिदावों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हल्द्वानी के एक होटल में खुदकुशी करने वाले सुखवंत सिंह ने अपनी मौत से ठीक पहले एक फेसबुक लाइव किया था, जिसमें उन्होंने अपनी बर्बादी का जिम्मेदार कुछ लोगों और पुलिस को आरोपियों को ठहराया था। और वीडियो के पहले हिस्से में सुखवंत सिंह रोते हुए सिस्टम और प्रॉपर्टी के खेल से जुड़े लोगों पर 4 करोड़ की ठगी और पुलिस उत्पीड़न के संगीन आरोप लगाते नजर आ रहे हैं, जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। लेकिन अब इस मामले में नया मोड़ तब आया जब उन तीनों मुख्य आरोपियों ने भी अपनी चुप्पी तोड़ी, जिन पर ठगी और उत्पीड़न के आरोप लगे। सोशल मीडिया पर अब आरोपियों की तरफ से भी वीडियो जारी कर पलटवार किया जा रहा है, जिसमें वो सुखवंत के दावों को सिरे से खारिज कर रहे हैं। फिलहाल सच क्या है, ये पुलिस की गहन जांच का विषय है। कि वो लोग जो है जानबूझकर हमारी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए उसका व्यापारीकरण कर रहे हैं। खबर है देहरादून से, जहां पर राजस्व क्षेत्र त्योणी में 3 श्रमिकों की संदिग्ध मौत के मामले में जांच तेज कर दी गई है। बीते 6 दिसंबर 2025 को एक पुरानी बिल्डिंग के कमरे में मिस्त्री का काम करने वाले 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्व पुलिस ने बीएनएस की धारा 103A के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद गढ़वाल परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक के निर्देश पर विकासनगर के पुलिस अधीक्षक पंकज कैरोला के नेतृत्व में विशेष जांच टीम का गठन किया गया। एसआईटी द्वारा पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। घटना 6 तारीख को घटित हुई है भूड़ गांव में। नाट के 2 युवक वो अपने रिलेटिव के साथ वहाँ पे छप्पर जो ऊपर डालने का काम करते हैं, और वहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ था। अमित राणा नाम के उनके प्रधान, उनके घर पे कार्य चल रहा था। ये कमरे में थे, वहाँ पे तीनों की सुबह जब नहीं पहुँचे काम पर, तो वहाँ जाकर लोगों ने उठाने का प्रयास किया, तो वहाँ पे इनकी बॉडी मिली। नायब राजस्व क्षेत्र होने के कारण जो वहाँ के वो है नायब तहसीलदार, उनके द्वारा पंचायतनामा भरा गया, पोस्टमार्टम कराया गया है। वो सभी प्रपत्र जो है यहाँ प्राप्त हो चुके हैं। अभी वादी से जो है आज हम लोग जाकर, जो हमारे एसओ हैं वो जाकर उसमें बयान अंकित करेंगे। खबर है देहरादून से, जहां पर उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद चमोली में इन दिनों फूलों की घाटी से सटे जंगलों में लगी आग ने प्रशासन और सरकार की चिंता बढ़ा दी है। लगातार प्रयासों के बावजूद जंगल की आग पर पूरी तरीके से काबू नहीं पाया जा सका, जिससे विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। फूलों की घाटी में करीब 600 से अधिक दुर्लभ और संरक्षित पुष्प प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन पर वनाग्नि का गंभीर असर पड़ा है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने राज्य सरकार पर दबाव बनाते हुए केंद्र सरकार और वायुसेना की मदद लेने की मांग की है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। देहरादून से खबर है, राज्य सरकार की योजनाओं से आम जनता को मिल रहे लाभ और जनपदीय कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर 20 सूत्रीय कार्यक्रम के उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला ने महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने बताया कि साल 2025 की समाप्ति से पहले ये आकलन करने के लिए सभी जनपदों के दौरे की रूपरेखा तैयार की गई थी, ताकि ये जाना जा सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर पर कितना पहुंच रहा है। ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा कि अब तक प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर बागेश्वर, चंपावत और ऊधम सिंह नगर जनपदों का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया। इन जिलों
योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन देखने को मिला, तो वहीं अन्य जनपदों को भी निर्देशित किया गया है कि वो क्रियान्वयन के स्तर पर आवश्यक सुधार करें, जिससे योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन जनपदों में कुछ खामियां या व्यवस्थागत कमियां सामने आई हैं, उन्हें दोबारा से दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पहले लगभग सभी जनपदों के दौरे का कार्यक्रम बनाया था। अभी तक की जो रिपोर्टें देखने में आ रही हैं, उसमें बागेश्वर, चंपावत और उधम सिंह नगर जिला, इन सभी 40 से 42 इंडिकेटर्स जो विकास के इंडिकेटर्स हैं, उनमें बेहतर स्थान बनाए हुए हैं, बेहतर कर रहे हैं। बाकी जनपदों में भी उन व्यवस्थाओं में, उन योजनाओं के क्रियान्वयन की दृष्टि से उन्हें आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तरायणी मेले की रौनक के बीच बागेश्वर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के डेमोग्राफिक चेंज वाले बयान को सिरे से खारिज करते हुए तीखा पलटवार किया है। रावत ने कहा कि अगर उत्तराखंड की जनसांख्यिकी बदली है तो उसका 80% जिम्मा बीजेपी की नीतियों और सरकारों पर जाता है। उन्होंने सियासी लहजे में चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी नेता को बाबा बागनाथ के दरबार में भेज दे, वो खुद भी पहुंचेंगे और वहीं तय होगा कि प्रदेश की डेमोग्राफी किसने बदली। बयान ने मेले के माहौल को पूरी तरह से सियासी रंग दे दिया। उत्तरायणी में तुम अब हमने तो नहाया नहीं होगा, हमने तो नहा रखा है यहाँ बागेश्वर के पानी से। और एक काम करते हैं, तुम भाजपा ही कह के भेज दो, हम लोग जानो बागनाथ जी बोलते हैं मंदिर में उन्हें ने जय 25 साल उनके सरकार, 15 साल वो सरकार में थे, 10 साल हमारी सरकार रहे। दोनों उसमें साल वाइज गणी जैसा नहीं कोई काम नहीं थे कि टैक्स समय में डेमोग्राफिक ज़्यादा चेंज है, वो साल वाइज बताइए। और नजर आ रहा है कि जितने डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, दूर दूर गांव तक में जो डेमोग्राफिक चेंजेस हुए हैं, वो सब ज़्यादातर 80% भाजपा के समय। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का